नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित मिलिंग मशीन व उसके पार्ट्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। मिलिंग मशीन किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली बहुत ही उपयोगी मशीन है, जिसमें एक बहुमुखी टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या कटर को किसी मशीन आर्बर पर बांधकर जॉब की विभिन्न प्रकार की सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। चित्र में एक मिलिंग मशीन दर्शाई गई है, जिसमें मिलिंग मशीन के स्पिंडल में एक आर्बर पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, बहुमुखी टूल यानी कटर को बांधा गया है और इसके पार्ट्स ये कॉलम और ये वर्किंग टेबल, ब्रेस, ओवर आर्म, स्पिंडल, आर्बर, गियर बॉक्स ये इत्यादि ये मिलिंग मशीन के पार्ट्स दर्शाए गए हैं। आइए हम इनके पार्ट्स के विस्तार पूर्वक जानते हैं। इससे पहले हम कार्य सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। मिलिंग मशीन में कटर को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गतियों पर घुमाया जाता है, जो मिलिंग आर्बर पर फिट होता है। इसमें कटर को कटिंग टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब कटर को उच्च गति पर घुमाया जाता है और जॉब को घूमते हुए कटर के नीचे से छूते हुए गुजारा जाता है, तो कटर जॉब को छोटे-छोटे कणों के रूप में काटता है। यहाँ पर चित्र में मिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दर्शाया गया है, जिसमें एक वर्कपीस और एक सिलेंड्रिकल कटर यानी मिलिंग कटर को दिखाया गया है। इसमें जब वर्कपीस को घूमते हुए मिलिंग कटर के नीचे से छूते हुए गुजारा जाता है, तो यह कटर वर्कपीस को छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में विभाजित करता है या काटता है। यही मिलिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसके बाद एक मिलिंग मशीन का डायग्राम यानी चित्र दर्शाया गया है, जिसमें फ्रंट व्यू और साइड व्यू, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में मिलिंग मशीन के विभिन्न पार्ट्स अलग-अलग दर्शाए गए हैं, जिसमें कटर भी घूमता हुआ दर्शाया गया है। मिलिंग मशीन के पार्ट्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उसका बेस आधार होता है, उसी पर समकोण में कॉलम फिट होता है यानी 90 डिग्री पर फिट होता है और कॉलम के ऊपरी भाग पर शुद्ध व समतल गाइडवेज बने होते हैं, जिस पर ओवर आर्म लगी होती है, फिट होती है। इसी ओवर आर्म में लगे आर्बर ब्रैकेट इस स्पिंडल में लगे आर्बर को सपोर्ट प्रदान करता है और आर्बर उच्च गति पर घूमता है तो कटर इसके साथ घूमती है और वहीं मशीन वाइस को दर्शाया गया है। उसी आधार पर एलिवेटिंग स्क्रू, वर्टिकल स्क्रू, जिस पर ये मिलिंग मशीन की वर्किंग टेबल और सैडल नी ऊपर व नीचे गति करता है।
इसमें वर्टिकल ट्रांसवर्स हैंडल दर्शाया गया है, ये नी दर्शाया गया है, और क्रॉस ट्रांसवर्स हैंडल, इसमें क्रॉस फीड दी जाती है, और वर्किंग टेबल दर्शाया गया है। आइए अब इसके पार्ट्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। मिलिंग मशीन के पार्ट्स। इसका पहला पार्ट जैसा हमने चित्र में बताया था, आधार यानी बेस है, दूसरा कॉलम है, तीसरा नी है, चौथा गियर बॉक्स है, पांचवा स्पिंडल और छठवा सैडल है, सातवां पार्ट टेबल है, मिलिंग मशीन का आठवां पार्ट ओवर आर्म है, और 9th पार्ट ब्रेस है। ये मिलिंग मशीन के मुख्य पार्ट्स दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम आधार के बारे में जानते हैं। मशीन का सबसे नीचे का भाग आधार होता है, जो कास्ट आयरन की ढलाई करके बनाया जाता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि मिलिंग मशीन का आधार यानी बेस कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कास्ट आयरन के बने होने के कारण इसमें कंपन सहने की क्षमता अधिक होती है, और इसके आगे आधार की ऊपरी व नीचे की सतह मशीनिंग द्वारा शुद्ध व समतल बनी होती है। इसी के ऊपर कॉलम या बॉडी समकोण पर फिट होती है, जिसे आधार के साथ नट व बोल्ट के द्वारा कस दिया जाता है। इसी आधार के ऊपर एलिवेटिंग स्क्रू फिट होता है। कुछ मशीनों के खोखले आधार को कूलेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। उसके लिए अलग से कूलेंट पंप की मोटर लगी होती है, जिसके द्वारा कूलेंट या कटिंग फ्लूइड को मशीनिंग करते समय दिया जाता है। यानी सरल शब्दों में, कुछ मशीनों के आधार को कूलेंट टैंक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें अलग से कूलेंट पंप और मोटर लगाकर उस इकट्ठे हुए कूलेंट या कटिंग फ्लूइड को मशीनिंग करते समय प्रदान कर दिया जाता है। मिलिंग मशीन का अगला पार्ट कॉलम है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। कॉलम यह खोखले बॉक्स, होलो बॉक्स की तरह होता है। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है तथा ढलाई करके बनाया जाता है। इसे आधार पर समकोण में फिट किया होता है। इसके अंदर व बाहर मशीन की गति संबंधी सारी यंत्रावली फिट होती है। इसके नीचे विद्युत मोटर लगी रहती है, और इसके सामने नी के वर्टिकल गाइड मार्ग मशीन करके बने होते हैं। इसकी ऊपरी सतह को मशीनिंग द्वारा शुद्ध बनाया जाता है, जिसके ऊपर ओवर आर्म फिट होती है। इसके लिए डबटेल मार्ग बने होते हैं। जैसा कि चित्र में भी हमने बताया, इसके बारे में बात की। कॉलम जो आधार पर फिट किया जाता है वह समकोण में फिट होता है और खोखले बॉक्स की तरह होता है। यह भी कास्ट आयरन का बना होता है और ढलाई करके बनाया जाता है। इसी में इसके ऊपर शुद्ध व समतल गाइड मार्ग बने होने के कारण इस पर ओवर आर्म को फिट किया जाता है, और इसके नीचे मोटर भी लगी होती है, और इसमें मशीन को या स्पिंडल को गति प्रदान करने वाली सारी गति यंत्रावली फिट रहती है।
इसके आगे हम नी के बारे में बात करते हैं। यह भाग कॉलम के साथ फिट होता है। इसके नीचे एलिवेटिंग स्क्रू फिट रहता है। नी के ऊपर टेबल फिट होता है। एलिवेटिंग स्क्रू द्वारा टेबल को ऊपर नीचे किया जाता है व वर्टिकल फीड दी जाती है। एलिवेटिंग स्क्रू को हाथ द्वारा तथा पावर फीड द्वारा चलाया जाता है। नी के ऊपर गाइड मार्ग बने होते हैं जिन पर सैडल को चलाया जाता है तथा क्रॉस फीड देते हैं। आइए हम चित्र में इसके बारे में जानते हैं। यह चित्र में दिखाया गया पार्ट नी है जो कि टेबल के नीचे फिट होता है, या हम कह सकते हैं नी के ऊपर वर्किंग टेबल फिट होती है। नी के ऊपर सैडल फिट होता है और सैडल के ऊपर हमारी वर्किंग टेबल फिट होती है। वहीं दूसरी ओर इसके नीचे एक एलिवेटिंग स्क्रू लगा होता है जिस पर यह नी, सैडल और वर्किंग टेबल ऊपर व नीचे गति करते हैं। यहाँ पर वर्टिकल नी ट्रांसफर क्रैंक दर्शाई गई है या हैंडल दर्शाया गया है जिससे नी को ऊपर व नीचे ले जाया जाता है। स्पिंडल, हम मिलिंग मशीन के अगले पार्ट या मुख्य पार्ट स्पिंडल के बारे में जानेंगे। स्पिंडल कॉलम के ऊपरी भाग में स्थित होता है। स्पिंडल विद्युत मोटर से पावर प्राप्त करता है और आर्बर में भेजता है जिसमें कटर बंधे होते हैं, जिसमें कई कटिंग टूल व स्पिंडल की स्पीड का चयन स्पीड गियर बॉक्स से किया जाता है। हॉरिजेंटल मशीन का स्पिंडल हॉरिजेंटल और वर्टिकल मशीन का स्पिंडल वर्टिकल या लंब रूप में होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, स्पिंडल, यह पार्ट मिलिंग मशीन का स्पिंडल है जो कि मिलिंग मशीन के कॉलम से होते हुए ड्रा बोल्ट के साथ में पीछे जोड़ा जाता है और इस पर आर्बर, मिलिंग आर्बर को बांधा जाता है इसी आर्बर पर। लेकिन यह जो स्पिंडल है कॉलम में लगी विद्युत मोटर से पावर प्राप्त करके इस पावर को स्पिंडल में भेजता है जिससे स्पिंडल घूमता है और साथ ही स्पिंडल पर लगे मिलिंग कटर भी गति करता है। इसमें जर्नल बेयरिंग लगा होता है और इस पर ओवर आर्म से लगे आर्बर ब्रैकेट लगा होता है जो आर्बर को सपोर्ट प्रदान करता है। इसी आर्बर ब्रैकेट की सहायता से आर्बर हमारा भारी कार्य करते समय टेढ़ा होने से बचता है। इसके अलावा हम सैडल की बात करते हैं। यह भी मिलिंग मशीन का मुख्य पार्ट है। यह नी के ऊपर फिट की जाती है तथा कॉलम के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते मार्गों पर चलती है। यह भी कास्ट आयरन से बनी होती है। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में सैडल की ऊपरी सतह गोलाई में बनी होती है जिस पर डिग्रियों के चिन्ह अंकित होते हैं तथा इसके ऊपर टेबल को 0 डिग्री से 45 डिग्री तक दोनों तरफ किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है। चित्र में हमें सैडल दर्शाया गया है जो कि नी के ऊपर फिट होता है। नी के ऊपर बने सैडल के डवटेल मार्गों पर
वर्किंग टेबल फिट की जाती है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की, तो सैडल का ऊपरी भाग गोलाई में यानी गोल आकृति में बना होता है, जिसके चारों ओर डिग्रियों के निशान अंकित होते हैं। इन्हीं की सहायता से इस वर्किंग टेबल को 0 से 45 डिग्री तक किसी भी कोण पर दाएं या बाएं यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी और भी सरल शब्दों में बात करें तो घड़ी की सुई की दिशा में और दूसरी ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल। टेबल मिलिंग मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य भाग है। इस भाग का ऊपरी सतह पर टी स्लॉट कटी होती है, जिनकी सहायता से जॉब, वाइस, जिग व फिक्चर इत्यादि को टी हेड बोल्ट व नट की सहायता से पकड़ा या बांधा जाता है। टेबल सैडल में बने डवटेल मार्गों में आगे पीछे चलता है। इसे फीड स्क्रू द्वारा फीड दी जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल दिशा में फीड करने के लिए इसमें हैंड व्हील लगे होते हैं, जिनसे इसे हैंड फीड दी जाती है। आइए हम चित्र की सहायता से वर्किंग टेबल को जानते हैं। चित्र में एक मिलिंग मशीन की वर्क टेबल दर्शाई गई है, जिसके ऊपरी सिरे पर टी स्लॉट कटे हुए हैं और जिनकी सहायता से हम किसी वर्कपीस, किसी मशीन वाइस, किसी जिग्स या फिक्चर्स को टी हेड बोल्टों की सहायता से पकड़ते हैं या बांधते हैं। वहीं उसके नीचे एक सैडल दिखाया गया है, जिसमें सैडल में डवटेल मार्ग बने हुए हैं। इन्हीं डवटेल मार्गों पर टेबल गति करती है और टेबल की लॉन्गिट्यूडनल दिशा में गति करने के लिए इसमें एक हाथ से घुमाने वाला व्हील लगा हुआ है। अगर बात हम टी स्लॉट की करते हैं, तो इनमें से जो मशीनिंग करते समय कटिंग फ्लूइड दिया जाता है, इसके एक ओर बने खांचे में से वो कटिंग फ्लूइड इकट्ठा होकर नीचे कूलेंट टैंक में इकट्ठा होता रहता है और वहीं से विद्युत मोटर व कूलेंट पंप की सहायता से इसको फिर से रीसाइकल यानी रीपंपिंग करके उसको मशीनिंग करते समय प्रदान किया जाता है। यही टेबल के बारे में विस्तृत जानकारी है। इसके आगे हम ओवर आर्म के बारे में जानते हैं। यह कॉलम के ऊपरी भागों में बने डवटेल मार्गों पर फिट होती है। इसके द्वारा आर्बर के बाहरी सिरे को सहारा मिलता है, जिसमें बेयरिंग फिट होता है। आर्बर की लंबाई के अनुसार इसे सेट करके कस दिया जाता है। इसे आगे पीछे चलाने के लिए एक पायलट व्हील लगा होता है। यह मुख्य रूप से आर्बर को सहारा देती है और टेढ़ा होने से बचाती है। आइए हम इसके बारे में चित्र की सहायता से जानते हैं। यह पार्ट जो चित्र में दर्शाया गया है वह ओवर आर्म है, जो कि कॉलम के ऊपरी सिरे में स्थित रहता है। इसमें लगे
आर्बर ब्रैकेट और बेरिंग की सहायता से हम आर्बर को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके आगे पीछे चलाने के लिए इसके ऊपर एक पायलट व्हील लगा होता है और इसका मुख्य कार्य, ओवर आर्म का मुख्य कार्य आर्बर को टेढ़ा होने से बचाना है। जब यह भारी कार्य किया जाता है या फिर एक की जगह 2 या 3 मिलिंग कटर एक साथ बांधकर घुमाया जाता है, उस समय यह आर्बर को मजबूती या सहारा प्रदान करती है। ब्रेस, आइए ब्रेस के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। ब्रेस मिलिंग मशीन में और अधिक मजबूती प्रदान करती है। यह नी और ओवर आर्म के बीच फिट होती है। ब्रेस में स्लॉट बने होते हैं जिसके कारण नी व ओवर आर्म की ऊंचाई एडजस्ट की जाती है। ब्रेस आर्बर को सहारा प्रदान करती है। आमतौर पर ब्रेस का प्रयोग तब करते हैं जब एक साथ कई कटर आर्बर पर बांधे होते हैं व कार्य करना होता है। ब्रेस चित्र में यह पार्ट ब्रेस को दर्शाता है और यह हमारे आर्बर को मजबूती प्रदान करता है। यह नी और ओवर आर्म के बीच फिट होता है और ब्रेस में स्लॉट बने होते हैं। स्लॉट बने होते हैं और इनकी बने स्लॉटों की सहायता से हम वर्किंग टेबल या जॉब और ओवर ये इसमें आर्बर में बंधे कटर की ऊंचाई को एडजस्ट किया जाता है। वहीं हम एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि जब हमें ओवर आर्म और नी के बीच की ऊंचाई एडजस्ट करनी हो तो इसमें लगे नट व बोल्ट को ढीला कर लेना चाहिए। अब हम आगे गियर बॉक्स के बारे में जानते हैं। गियर बॉक्स में गिरारियों का समूह होता है जिसका प्रयोग स्पिंडल को विभिन्न गति प्रदान करना और वह उन्हें नियंत्रित करना है। यह चित्र में दर्शाया गया पार्ट गियर बॉक्स है जिसमें हमारे आर्बर को या कटर को विभिन्न प्रकार की गति देने व उसको कंट्रोल करने अर्थात कम या ज्यादा करने वाली सारी यंत्रावली हमारे गियर बॉक्स में लगी होती है। यहीं से इसको विभिन्न प्रकार की गति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण का सारांश, आज के प्रसंग में आपने मिलिंग मशीन के बारे में जाना और साथ ही मिलिंग मशीन के पार्ट्स के व उनके कार्य के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ, हमने इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए सामग्री रॉयल पब्लिकेशन लेखक प्रीतम ठाकुर की मशीन शॉप से ली है। साथ ही मशीनिस्ट थ्योरी जिसके लेखक संतोष चौहान हैं उससे भी थोड़ी सामग्री ली है और साथ ही थोड़ा कंटेंट या सामग्री www.google.com से ली है। आज मैंने मिलिंग मशीन व उसके पार्ट्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपको यह प्रशिक्षण
भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।